एप्लीकेशन थी जो आज डिस्कस करनी है हमने, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? Just a minute. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ना एक W3 स्कूल के नाम से ना एक वेबसाइट है, शायद आप लोगों को पहले कुछ आइडिया हो इसके अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ना कुछ फॉर्म्स के अबाउट को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि कल आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था फॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्म्स टैग के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर आपने इनपुट एलिमेंट को डिस्कस किया था कि इनपुट एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। इनपुट एलिमेंट वो होता है कि अगर आपने यूज़र से कोई डाटा या कोई आप लोगों ने कोई भी किसी किस्म का भी रिकॉर्ड आपने यूज़र से लेना हो या यूज़र से इनपुट लेनी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट टैग का। अब वो इनपुट किस टाइप की हो सकती है, टेक्स्ट की, पासवर्ड, जिस तरह की भी, हमने उसकी टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पर ना हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़, ये चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ना एक टारगेट, सेल्फ, पेरेंट, टॉप, फ्रेम नेम। इसके अंदर जो सबसे टॉपिक चीज़ आ रही है ना, ये आ रहा है हमारे पास अंडरस्कोर ब्लैंक। ये बेसिकली ये हम इसके अंदर एक टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जब भी हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं ना। फॉर्म क्रिएट करते टाइम पे हम एक टारगेट इज इक्वल टू ये ब्लैंक। इसका पर्पस क्या होता है? इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी लाइक फॉर्म है और आप चाहते हैं उसके अंदर कोई भी जो रिकॉर्ड आ रहा है या कुछ भी चीज़ आ रही है, जब आप उसको सबमिट करें तो सबमिट करने के बाद आपकी जो कोई आउटपुट या कुछ भी वट एवर चीज़ आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है ना, तो वो एक न्यू टैब के अंदर मिले। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये एक टैब ओपन है, इसी तरह ये एक दूसरा टैब ओपन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या, ये एक तीसरा टैब ओपन है, ये फोर्थ टैब ओपन, इस तरह डिफरेंट टैब्स हैं। मतलब इस पे क्लिक करके हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आएगा वो एक न्यू टैब के अंदर आए। करंट टैग के अंदर, मतलब करंट टैब के अंदर जो हमारा जो करंट जो हमारी वेबसाइट ओपन है या जो हमारी स्क्रीन ओपन है, उस करंट पॉइंट पर हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा पेज है, वो ओपन ना हो। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि मैंने आप लोगों को एंकर टैग में एक चीज़ बतानी है। एंकर टैग में लाइक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेक्चर 5.html, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ए टैग लिखा, यहाँ मैंने एंकर टैग लिखा, ठीक है। और इस एंकर टैग के अंदर मैंने क्या लिख लिया, हेलो, या मैंने यहाँ पे लिख लिया गूगल। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, GOOGLE गूगल, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पर आऊँगा ना, इसको मैं गो लाइव करता हूँ। इसको पहले स्टॉप करते हैं और यहाँ से इसको गो लाइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे गूगल नाम का एक यहाँ पे हमारे पास टैब आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं इधर क्या करता हूँ, google.com, www.google.com, www.google.com, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे ना तो हमारे पास ये गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ। यूआरएल कॉपी करने के बाद ना अपने इस कोड के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका यूआरएल दे दिया।
अब जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँगा ना, तो देखो इसी टैब के अंदर ही मतलब मेरा गूगल ओपन हो गया। मतलब मेरी अपने वेब पेज के अंदर क्या हो गया, ओपन हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है ना, कोई भी चीज़ मैं कोई भी फ़ाइल, कोई भी चीज़ करूँ तो वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो, मेरे करंट टैब को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करूँगा टारगेट नाम से, एट्रीब्यूट इसे कहते हैं बैकस्लैश सॉरी अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर। अब इधर से हमारे पास क्या होगा, अब जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा ना, तो गूगल देखो मेरे पास न्यू टैब के अंदर ओपन हुआ, इस टैब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ रहे बात, मैं जब जब क्लिक करूंगा ना तो वो न्यू टैब के अंदर ओपन होगा, मेरे करंट टैब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब भी मेरे पास कोई भी फाइल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फाइल यहाँ पे देखता हूँ मैं, मेरे पास कोई फाइल अगर पड़ी हो एग्जिस्टिंग, तो उधर से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लेक्चर 6 के नाम से एक फ़ाइल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको चलें अभी फ़िलहाल इसको ही देख लेते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फ़ाइल होती है ना, अब एग्जिस्टिंग फ़ाइल का ये मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास ये लिखी हुई है ना html.com, इसी को मैं ले लेता हूँ। मेरे पास लेक्चर 3 लिखा हुआ है ना, इसको मैं लेता हूँ लेक्चर, या लेक्चर कल का जो लेक्चर है लेक्चर 5.html, इसको मैंने दे दिया यहाँ पर। अब जब मैं इधर क्या करूँगा, इधर मैंने लिखा है यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फॉर्म, ठीक है, माय फॉर्म। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरा फॉर्म होगा वो यहाँ पर नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो मतलब ये मेरा जो टैब आ रहा है वो नेक्स्ट फॉर्म के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है मेरे पास के, जो भी मैं काम करूँगा, इस टारगेट का काम क्या है, टारगेट करना एक न्यू टैब के अंदर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी आ रही है, नजर यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लोड द यूआरएल इनटू द सेम ब्राउज़र। अगर आप अपने यूआरएल को उसी ब्राउज़र के अंदर आप लोड करवाना चाहते हो तो सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ यूज़ करते हो, अंडरस्कोर ब्लैंक लोड द यूआरएल इनटू अ न्यू ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर आप कोई न्यू कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लैंक। ठीक होगी बात। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, कंसीडर, ये जो आपके पास आ रहा है नोर रेफ एरर, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई सिक्योरिटी पर्पस आपने कोई इसके उसके लिए आपने करना हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट व्हेन यूजिंग टारगेट कंसीडर एडिंग रिलेशनशिप, हमारे पास क्या आता है, नो रेफ एरर टू अवॉइड एक्स, ये लिखा हुआ है एक्सप्लोइटेशन ऑफ विंडो डॉट ओपनर एपीआई। मतलब कि यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास एरर वगैरह जो आते हैं ना हमारे पास, क्या उसे कहते हैं, सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए ये अब यूज़ कर लेते हो, ताकि आपका जो फॉर्म या कोई टारगेट या कोई भी चीज़ आ रही है ना, तो वो आपके डाटा को कोई दूसरा पर्सन कोई ओपन ना कर सके। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए हम क्या करते हैं, इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं। लिंकिंग टू अनदर पेज यूजिंग टारगेट ब्लैंक विल रन न्यू पेज ऑन द सेम प्रोसेस एज योर पेज। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉर्म के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, और यही चीज़ आप क्या कर सकते हो, अपने एंकर टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक न्यू चीज़ अभी हमारे पास आई है, ठीक है ना। टारगेट को आपने बस ध्यान में रखना है, टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ हम करते हैं कि जब आपने अपने यूआरएल को टारगेट करना है किसी भी स्पेसिफिक अपने पेज के ऊपर, या करंट पेज के ऊपर, या न्यू पेज के अंदर, तो ये आप अपने यहाँ पे टारगेट का यूज़ करोगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपने उसको रीडायरेक्ट करवाना है अपने यूआरएल को या अपने पेज को, या किसी भी चीज़ को आपने करवाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो, दैट्स इट। ठीक है, इसको आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना, भूलना नहीं है कभी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोगों को खूब से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर ना एक मेथड एट्रीब्यूट यूज़ होता है, लेकिन अब इसके अंदर आप यूज़ करोगे नहीं। मेथड गेट पोस्ट ये आप लोगों ने भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये अब यूज़ इस तरह नहीं होता है। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये मेथड असल में हम यूज़ करते हैं अब कैसे। बेसिकली इस मेथड का गेट और पोस्ट का काम ये होता है, गेट करना आपको पता है कि फॉर्म से वैल्यू, कोई फॉर्म डेटाबेस से कोई वैल्यू आपने लेकर आनी, गेट करनी है। पोस्ट आपने डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू आपके अंदर, मतलब आपके फॉर्म के अंदर जो भी आपने डाटा लिखा, उसको अपने डेटाबेस के अंदर क्या करना है, पोस्ट करना है, भेजना है। डेटाबेस से वैल्यू लेना, तो उसका मतलब क्या, गेट, ठीक है।
और डाटाबेस के अंदर वैल्यू भेजना होता है, पोस्ट मेथड भी होता है, पुट भी होता है, पैच भी होता है, डिलीट मेथड भी होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास मेथड्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एचटीटीपी मेथड्स कहते हैं। मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एचटीटीपी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। वो रिक्वेस्ट किस तरह की है, या तो वो गेट रिक्वेस्ट आ रही है, या तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, या वो पुट रिक्वेस्ट आ रही है, या वो पैच, या वो डिलीट। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? गेट रिक्वेस्ट क्या, कि आपने डाटा को लेना है, गेट करना है, तो आपने एचटीटीपी का यूज करके आपने उस डाटा को गेट किया। आपने क्या किया, पोस्ट का यूज किया। एचटीटीपी का एक मेथड है पोस्ट, एचटीटीपी का ही मेथड है पोस्ट, कि आपने अपनी फील्ड के अंदर जो भी डाटा लिखा वो आपने भेजना है, तो उसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज किया, पोस्ट का मेथड यूज किया। अभी फिलहाल आपने जैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ आपने इसको समझना है। अच्छा, एचटीटीपी के मेथड है ये दो, गेट और पोस्ट। गेट का काम क्या है, भेजने का, सॉरी गेट का काम है लेके आने का, पोस्ट का काम है भेजने का। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो मेथड्स होते हैं एचटीटीपी के, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है, इसके मेथड्स होते हैं ये दो, ये जहन में रखने, भूलने नहीं है। गेट का काम लेकर आना, पुट का काम, पोस्ट का काम क्या होता है, भेजना, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप अपने जहन में रखनी है। तो बस ये चीज़ें थी इसके अंदर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, अल्लाह आप लोगों का भला करे, यहाँ पे हमारे पास आए थे कुछ एलिमेंट्स, मैंने आप लोगों को बताए थे, लाइक इनपुट के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेबल के बारे में बता दिया, सिलेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कल, टेक्स्ट एरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, बटन टैग, बटन एक हमारे पास आता है कि आपने कोई बटन वगैरह करना है, फील्ड सेट, डाटा लिस्ट, आउटपुट। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ पढ़नी है ना, वो पढ़ना है फील्ड सेट। बेसिकली फील्ड सेट हमारे पास क्या होता है कि अगर आपने ग्रुप ऑफ इनपुट्स लेनी है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ आपके पास हैं, फील्ड्स हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, अब यहाँ पे फील्ड सेट का यूज़ करोगे। फील्ड सेट में बस बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल आपके पास क्या आती हैं, एक से ज़्यादा फील्ड आती हैं और उनका आपने ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आप यूज़ कर रहे होते हो किसका भला, आप लोगों का अल्लाह भला करे, फील्ड सेट का, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। फील्ड सेट का आपने यूज़ किया और यहाँ पर आपने एक लेजेंड टैग का यूज़ किया। इसका आउटपुट आपको इस तरह से नजर आता है। इसको अगर मैं ओपन करूँ, ये चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को मैं, लाइक दिस। ये देखो, आपने यहाँ पे एक कैप्शन ऐड कर दिया, ये आपने कैप्शन ऐड किया, और यहाँ पर एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया, एक बॉक्स बन गया। और इस बॉक्स के अंदर आपने एक स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये चीज़ जो चीज़ आ रही है हमारे पास ना, ये जो फॉर्म बना हुआ हमारे पास नजर आ रहा है वो इसके लिए, लेकिन इसका हम इतना यूज़ करते नहीं है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो बहुत कम होता है कि हम इस चीज़ का फील्ड सेट का यूज़ करते हैं। बट इसका सिर्फ जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपने ग्रुप ऑफ फॉर्म्स या ग्रुप ऑफ फील्ड्स लेना है और उसको स्पेसिफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ कैप्शन, तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने एक फॉर्म बनाया, तो आपने लिख दिया कि भाई ये एक स्टूडेंट के फॉर्म्स हैं, ये आपने लिखा ये टीचर के फॉर्म्स हैं। इस तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट क्या कर दिए, कैटेगरीज बना दी। तो कैटेगरीज को डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे इस फील्ड सेट का यूज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं डब्ल्यू स्कूल से इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप लोग इधर आओ तो आप लोगों को ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा यार, ये चीज़ इधर पड़ी है, जब आपने कोई इसकी लर्निंग वगैरह करनी है तो आप मजीद लर्निंग अपनी यहाँ पर इसकी कर सकते हो। दैट्स इट, इतना इसका कोई काम नहीं है। बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई थी, लेबल टैग, इनपुट टैग, लेबल इनपुट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वैल्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था, नेम एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, टाइप एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी, फोर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। मतलब ये दो चार चीज़ें जो मैंने आप लोगों को क्लियर कल कर दी थी, ठीक है। होप सो आप लोगों को फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें क्या होगी होंगी, क्लियर हो गई होंगी। फॉर्म के अंदर मैंने भी आप लोगों को फॉर्म टैग के बारे में बताया। फॉर्म के अंदर अगर आपने यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट टैग के बारे में बताया। इनपुट टैग के अंदर हमारे पास क्या आती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास, जैसे कि एक आया हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट। टाइप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टाइप रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये इनपुट फील्ड किस टाइप की है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को नेम एट्रीब्यूट के बारे में बताया। नेम एट्रीब्यूट क्या होता है कि ये फील्ड जो इनपुट है वो किसकी है, मतलब वो फुल नेम है, फादर नेम के लिए है, मतलब किस, मतलब उस फील्ड का नाम क्या है, वो इनपुट फील्ड का नाम क्या है। तो आपने उसका नेम स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये फील्ड इस काम के लिए, ये फील्ड इसके लिए, ये फील्ड इसके लिए। मतलब मल्टीपल इनपुट फील्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपने नेम एट्रीब्यूट का यूज किया। मतलब आपने हर इनपुट फील्ड की, आपने हर इनपुट फील्ड का कोई ना कोई नाम रख दिया। फिर आपने वैल्यू असाइन की कि भाई हर फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। जाहिर सी बात है, जो फील्ड के अंदर आप कुछ डाटा एंटर करते हो ना, वही उसकी वैल्यू होती है। बेसिकली वैल्यू इनिशियली में क्या होती है, इनिशियली वैल्यू क्या होती है, आप एमपीटी भी रख सकते हो, ठीक है। जब आप एमपीटी कब रखोगे, जब आप लोगों को मैं बताऊंगा अच्छा यार इस केस में हम एमपीटी रखते हैं, ठीक होगी बात।
और ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको सामने, ठीक है। और लास्ट ऑक्यूपेशन मतलब लास्ट नेम है, तो ये भी चीज़ आप लोगों ने इस तरह वैल्यू आप लोगों को मैंने बता दी कि फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू आए वो आप लोगों के अंदर इस जगह पे स्पेसिफाई हो रही होती है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अगर आप लोग इनिशियली एम्प्टी रखते हैं या कोई भी वैल्यू अब यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है, इस फील्ड के अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं या लिखेंगे बाद में, वो इसकी वैल्यू, अब वो कैसे करेंगे वैल्यू, वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके बात, ये भी आप लोगों को क्लियर होगी जब आप लोग पढ़ोगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, तब आप लोगों को अच्छा यार ये चीज इधर है, अच्छा यार ये चीज इधर है, इस वैल्यू का पर्पस ये है। आपने वैल्यू होप्स आप लोगों को क्लियर होगी। वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी डाटा हम लोग मेंशन करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारी वो वैल्यू कहलाती है। ये फॉर्म से रिलेटेड किसी बंदे को या किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, और इसके अलावा भी अभी तक हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रीड ओनली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। रीड ओनली का काम क्या होता है कि अगर आपने डिसेबल करना है अपनी फील्ड को कि यूजर उससे उसके अंदर वैल्यू एंटर ना कर सके, वैल्यू पुट ना कर सके, आपने उसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी हार्ड कोडेड रख दी और अब आप चाहते हो कि उसके अंदर यूजर दोबारा ना लिख सके, यूजर मतलब उसके लिए यूजर के लिए क्या हो जाए, वो डिसेबल हो जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, रीड ओनली का यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे डिसेबल टैग का भी हम डिसेबल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनपुट के अंदर आप जैसे कि रीड ओनली करते हैं ना, तो इसी तरीके से आप डिसेबल्ड भी लिख सकते हो। डिसेबल का काम भी वही है और रीड ओनली का काम भी वही है, दोनों का काम। इनपुट रीड ओनली एट्रिब्यूट स्पेसिफाई द इनपुट इज रीड ओनली। A read only input field cannot be modified. However, user can tap it, highlight it, can copy it, can text from it. The value of read only input field will be sent some when submitting the form, ठीक है, होगी बात। और डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। अ डिसेबल इनपुट फील्ड इज अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल, मतलब ना वो क्लिक हो सकती है ना वो कुछ चीज़ हो सकती है, बिल्कुल वो क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। आप किसी एक बटन को भी डिसेबल कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड को डिसेबल कर सकते हो, ठीक होगी बात। मतलब जो भी चीज़ आप फॉर्म के अंदर कर रहे हो और उधर आपने डिसेबल का यूज़ कर दिया, वो टोटली हमारे पास क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक बटन लिखा, ठीक है, मैंने एक बटन यहाँ पे बनाया और बटन के अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी नाम का मैंने एक बटन बनाया और यहाँ पर इस बटन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिसेबल कर दिया, ठीक है, बटन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया। अब जब मैं क्या करूँगा, अपने इधर जाऊँगा यहाँ पर, तो आप देखोगे बिल्कुल ये क्या हो गया, ये डिसेबल्ड हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ से डिसेबल क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, डिसेबल ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये समझ आ रही बात की नहीं आ रही, देखो ये खत्म हो गया डिसेबल, समझ आ रही बात की नहीं आ रही। अब जैसे कि मैं चलो ये बाद में हम करेंगे, भी फिलहाल आप लोगों को ये समझ ना आए तो ये चीज़ आप लोगों ने रखनी है कि अगर आपने कोई कंडीशन लगानी हो कि जब यूज़र, आप एक चेक लगाते हो, आप एक कंडीशन लगाते हो कि जब यूज़र फॉर्म को सबमिट कर दे, सबमिट करने के बाद आपका जो बटन है वो डिसेबल हो जाए, मतलब कि आपका बटन बिल्कुल काम करना बंद कर दे। आपका बटन मतलब काम करने का मतलब ये है कि यूज़र दोबारा फॉर्म को फिल ना कर सके, सबमिट ना कर सके। तो आपने कंडीशन लगा दी कि जब यूज़र फॉर्म को सबमिट कर दे, तो सबमिट करने के बाद, ठीक है, जब भी फॉर्म सबमिट हो जाए, तो सबमिट होने के बाद ये बटन क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, कि यूज़र दोबारा इस फॉर्म को दोबारा फिल या सबमिट ना कर सके। तो उधर आपने क्या यूज़ कर दिया, डिसेबल्ड का यूज़ कर दिया। समझ आ रही बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल डिसेबल हो जाएगी फिल, ये टोटल बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। आपने यहाँ पे कोई फॉर्म फिल किया, ये फॉर्म आपने लिखा है यहाँ पे FORM फॉर्म, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, इनपुट टैग यूज़ किया, आपने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट, ठीक है, और इनपुट के अंदर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे देखो आप टेक्स्ट लिख रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है रीड ओनली। अब जस्ट आप क्या कर रहे हैं, वो यूजर क्या कर रहा है, उसको सिर्फ रीड कर सकता है, कोई टाइप नहीं कर सकता कुछ नहीं। और ये चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर इधर आते हो ना आप लोग, तो यहाँ पर ये देखो, ये इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है। अगर मैं रीड ओनली की जगह पे बिल्कुल इधर लिख दूँ, डिसेबल लिख दूँ, डिसेबल का मतलब होगा कि यूजर बिल्कुल, ये बिल्कुल खत्म हो गया, ये बिल्कुल यूजलेस हो गया, ये पूरी की पूरी फील्ड क्या हो गई है, बिल्कुल ना क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने से कोई इफेक्ट पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा, टोटल डिसेबल्ड हो गई है। रीड ओनली का काम क्या है, आप सिर्फ उसके अंदर चीज को लिखी हुई, जैसे मैंने तेरे वैल्यू लिखी, वैल्यू इज इक्वल टू मुर्तज़ा, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक बिल्ट इन वैल्यू और बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रख दी।
अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड ओनली। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आप चाहते हो कि मैं एक टाइम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकूं, एक वैल्यू सिलेक्ट की, दो वैल्यू सिलेक्ट की, तीसरी वैल्यू सिलेक्ट की, करके देखते हैं हमारे पास होता है या नहीं होता। और शायद अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसको बाद में किसी एक स्पेसिफिक चीज से आपको मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर नहीं होगा तो इसका मैं आपको एक तरीकाकार होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें बड़ी होंगी यूज, जब हम लोगों ने क्लिक करना है और अपनी एक फील्ड का डाटा मतलब इस तरह मल्टीपल सिलेक्शन हम कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा, तो उस ऑप्शन के अंदर मैंने एक ऑप्शन लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक दो ऑप्शन और मैंने क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ मैंने रख दिया इंडिया, ठीक है। और यहाँ मैंने रख दिया क्या बोला, क्या बोला यहाँ पे, ईरान, ठीक है। ये तीन रख दिए। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन बना नजर आ गया, ठीक है। इसकी मैंने विड्थ को ज़रा सेट कर दिया। इधर मैंने अभी क्या किया, इसकी विड्थ को मैंने सेट कर दिया। विड्थ इज इक्वल टू, मैंने कर दी इसकी कोई 100 पिक्सल्स मैंने कर दी, ठीक है। अब आप लोग इसकी विड्थ देखेंगे, इसकी विड्थ सेलेक्ट विड्थ इज इक्वल टू, ओके। इसको अगर मैं ख़त्म कर दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ, और विड्थ आ जाएगी मेरे पास क्या बोला 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी, ये देखो 100, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। इसको अगर मैं कर दूँ क्या बोला 200 कर दूँ, ठीक है। तो यू कैन सी, देखो विड्थ थोड़ी सी और बढ़ेगी इसकी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर मैं इधर क्या लिख दूँ, इसी सिलेक्ट के अंदर लिख दूँ मैं मल्टीपल, क्या लिख दूँ मैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या भाई, आप इधर देखो ये मल्टीपल सिलेक्शन आ गई, क्या आप मल्टीपल सिलेक्शन इसकी कर सकते हो। ये एक टाइम के अंदर देखो मल्टीपल फील्ड्स आ गई, इसके अंदर सेलेक्ट हुई, ठीक है। ये भी सिलेक्ट हो रही है, ये भी सिलेक्ट हो रही है, ये भी सिलेक्ट हो रही है। मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, एक टाइम के अंदर मल्टीपल सिलेक्शंस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक टाइम के अंदर मल्टीपल सिलेक्शंस आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप जितनी भी फील्ड्स आप ऐड करते जाओगे, यहाँ पे आपने कॉपी किया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया पेस्ट 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 पेस्ट, इस आपने क्या कर दी पेस्ट कर दी। यू कैन सी, तो देखो मल्टीपल फील्ड्स क्या होगी इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स, एक फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फील्ड्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल का, ये मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। होप सो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फॉर्म से रिलेटेड अभी तक कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू है तो आप लोग मुझे बता दो। फॉर्म से रिलेटेड ये सिर्फ जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि जब हम इसका प्रैक्टिकल हम इसका काम करेंगे ना, आप लोगों को जब हम एक कंप्लीट एक फॉर्म बनाएंगे या कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उधर इसका एक डीप हम यूज़ करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में, इन टूल्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। अच्छा यार ये फॉर्म है, इसका पर्पज़ ये है, इसका पर्पज़ ये है, इसका पर्पज़ ये है। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट में रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाओगे, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें अगर भूल जाओगे तो जब हम उस तरफ जाएंगे ना, तो आप लोगों को फिर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी यार। अच्छा नेम किस लिए यूज़ हो रहा है, फोर टैग किस लिए यूज़ हो रहा है, मल्टीपल किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को उस टाइम माइंड से निकल जाएंगी, ठीक होगी बात। अगर तो आप जहन नशीन करके रखोगे तो आप लोगों के लिए जावास्क्रिप्ट जब आप पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगे, आप इजीली हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकोगे, ठीक होगी बात। कोई इशू, कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बता दो भी, ठीक है। आज फिलहाल अभी तक हम लोगों ने HTML से रिलेटेड चीज़ें जो पढ़नी थी वो भी इतनी ही हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने जो काम करना है ना, वो करना हम लोगों ने बच्चे जी स्टार्ट अपना CSS से रिलेटेड, ठीक है। CSS बेसिकली हमारे पास क्या होती है, कुछ चीज़ें जब अभी आहिस्ते आहिस्ते मुझे पता चलेंगी मैं आप लोगों को और बताता जाऊँगा। जो चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी मैं बताऊँगा, जो चीज़ें नहीं यूज़ करनी फिलहाल अभी उसके लिए क्या करेंगे, शांति कर लेंगे क्या, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है ना, उसे हम कहते हैं CSS। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं CSS। बेसिकली CSS हमारे पास होती है क्या, स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने ज़रा उसको थोड़ा सा ना सुर्खी पाउडर लगाना है। सुर्खी पाउडर का मतलब कि आपने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा खूबसूरत, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत अगर आप लोगों ने बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, CSS का यूज़ करते हो। और CSS का एब्रीविएशन का मतलब होता है कस्कार्डिंग स्टाइल शीट। इसका मतलब क्या होता है, कस्कार्डिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कस्कार्डिंग स्टाइल शीट, कस्कार्डिंग स्टाइल शीट बेसिकली हमारे पास कहते हैं, कस्कार्डिंग का मतलब लिख लें आप लोग। कस्कार्डिंग का मतलब होता है रूल्स, स्टाइलिंग रूल्स। मतलब कि जब भी आप लोगों से कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कस्कार्डिंग का मतलब क्या होता है, तो कस्कार्डिंग का मीन्स होता है
स्टाइलिंग रूल्स, मतलब कि कोई ना कोई आपने जो रूल्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टाइलिंग करनी है। कोई भी अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर कोई कलर ऐड करना है, कोई बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, कोई उसको कुछ ऐसा काम करना है या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो सीएसएस का यूज़ कर। फॉर एग्जांपल उधर हम क्या यूज़ करते हैं, जब भी आप लोग सी पर जैसे कि हम लोग टैग्स का यूज़ करते हैं ना, तो चीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? प्रॉपर्टीज़। और हर प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है, कॉलन लगा के और उसकी वैल्यू। जो प्रॉपर्टी कॉलन और आगे उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। मतलब जैसे कि आपने लिखी एक प्रॉपर्टी, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी लिखी, जैसे उसका प्रॉपर्टी का नाम आ गया कलर, प्रॉपर्टी का नाम आ गया कलर, और आपने कॉलन लगाया और आगे आपने उसकी इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने उसकी वैल्यू लिख दी। समझ रही बात? प्रॉपर्टी कॉलन और आगे उसकी वैल्यू, इस तरीके से आपने उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आ रही बात? कलर आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल ब्लैक, कलर आपने क्या लिख दिया? ब्लैक। इस तरीके से आपने उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक होगी बात? और यहाँ पर आप क्या करते हो? सेमीकोलन का यूज करते हो। सेमीकोलन हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे ये इंडिकेटर होता है कि भाई आपने यहाँ पे बता दिया कि ये फुल स्टॉप समझ लो कि यहाँ पर आपका आपकी जो लाइन है ना वो यहाँ पे खत्म हो गई है। समझा कि यहाँ पे आपकी लाइन क्या होगी? आप क्या यूज करोगे? ये इस सेमीकोलन का यूज करोगे। ठीक होगी बात? कोई इशू किसी स्टूडेंट को यहाँ तक तो मुझे बताएं। अब सीएसएस बेसिकली हमारे पास होती क्या है? सीएसएस हमारे पास तीन तरह की होती है। एक होती है हमारे पास इनलाइन सीएसएस, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में हमारे पास होती है एक्सटर्नल सीएसएस, और तीसरे नंबर में हमारे पास क्या होती है? इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। ये तीन तरह की सीएसएस होती हैं, ये नाम से ही जाहिर हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इनलाइन सीएसएस बेसिकली क्या होती है कि इन लाइन, मतलब कि आप अगर अपने टैग के अंदर जो आपका एचटीएमएल का टैग है, उस एचटीएमएल के टैग के अंदर ही कुछ ना कुछ आप अगर लिख रहे हो, स्टाइलिंग कर रहे हो, तो उधर आप क्या यूज करोगे? वो किसे कहते हैं? इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस कहते हैं कि अगर आप अलग से कोई फाइल, जैसे कि आपने ये एक फाइल बनाई हुई है, ये एचटीएमएल की फाइल है, इसी तरह से आप एक अलग से फाइल बनाते हो, उस फाइल का नाम होगा सीएसएस। मतलब कि एचटीएमएल से हट के एक दूसरी फाइल बनाते हो और उस फाइल को एचटीएमएल के साथ लिंक कर देते हो। आपने सीएसएस की एक अलग से फाइल बनाई और उसको एचटीएमएल के साथ लिंक कर दिया, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। और इंटरनल सीएसएस क्या होती है? वो सीएसएस जो एचटीएमएल के पेज में रहकर, मतलब एचटीएमएल के पेज में ही की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल सीएसएस। अब इसको करते कैसे हैं वो बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं तीनों सीएसएस अभी आज ही बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा H1, H1 लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई हेडिंग, दिस इज मुर्तजा, बल्कि दिस इज एम आई कोडिंग स्कूल, ठीक है। दिस इज एम आई कोडिंग स्कूल। नाउ यू कैन सी दिस इज एम आई कोडिंग स्कूल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ पर क्या करते हो? ये आपका एक एलिमेंट है। अब आपका एलिमेंट का जो ओपन डोर है, ये है ओपनिंग डोर। इस ओपनिंग डोर के अंदर आपने जाना और यहाँ पे हल्की सी आपने एक स्पेस देनी है। इस स्पेस के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट लिखना है, उस एट्रीब्यूट का नाम होगा स्टाइल। आपको एट्रीब्यूट के बारे में पता है? एट्रीब्यूट लिखते क्या जाता है? सेमी, यहाँ पे आ जाता है इन्वर्टेड कोमा। अब इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लोगों ने इन प्रॉपर्टी, देखो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। जैसा कि मैंने यहाँ पे कलर नाम की एक प्रॉपर्टी दी, कलर, और इसी तरह आपने क्या लगाया? कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद आपने दे दी उसकी वैल्यू। अब वैल्यू आपके पास क्या होगी? यहाँ पर, यहाँ पर आपने वैल्यू दे दी वाइट, ये सॉरी दे दी आपने ब्लू। आपने ब्लू कलर की एक वैल्यू उसकी यहाँ पे असाइन कर दी। अब जैसे अब यहाँ पे आ दो, यू कैन सी यहाँ पे दिस इज एम आई कोडिंग स्कूल। इसी तरह आपने सेमीकोलन लगाया, आपने कह दिया कि भी यहाँ पर ये लाइन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो आपने दे दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया यहाँ पर रेड। बैकग्राउंड कलर आपने क्या दे दिया? यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका? रेड हो गया। ठीक होगी बात? आपने कह दिया बॉर्डर लगा दो। आप क्या कर दो भाई? इसको बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर आपने कह दिया क्या बोला? 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स
पिक्सल आपके पास एक यूनिट होता है, पिक्सल आपके पास क्या है, यूनिट होता है, यूनिट्स भी आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा। 2 पिक्सल